झारखंड बोर्ड के तमाम डीएलएड साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का कंप्लीट क्लास देने के बाद आज फाउंडेशन पेपर 4 का पार्ट 3 मैराथन क्लास, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसका कंप्लीट आंसर के साथ क्लास देंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ जाएगा। तो बाकी जिनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेशन अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा लिंक, ताकि सभी स्टूडेंट्स का एक बेहतरीन तैयारी हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक आप लोग का बहुत कम आता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बाकी जिनको नोट चाहिए होगा, हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, चाहे किसी भी सेशन के हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फाइल में, एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए टिप्स मिलेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेशन के साथ साथ आपको बेहतरीन तैयारी का मौका भी मिलता रहेगा। झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग फाइनल एग्जाम अब बस कुछ दिन बाद ही आप लोग का शुरू होने वाले हैं। ऐसे में हमारी तरफ से फाउंडेशन पेपर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 का मैराथन क्लास दे दिया गया है। और इस वीडियो में आप लोग को इम्पॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को कराना था उनका क्लास यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे, तो इसका आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन पेपर 4, जिसमें नाम है शैक्षिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी। इससे पहले फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का भी क्लास कंप्लीट हो चुका है। जो भी नहीं देखे चैनल पर जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो शैक्षिक तकनीकी और प्रौद्योगिकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इवैल्यूएशन। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन आंसर कर दिया गया है, और इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है एग्जाम में, हर्बर्ट थ्योरी, जिसको नाम दिया गया है हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी विधि। इसको इंग्लिश में बोला जाता है हर्बर्ट 5 स्टेप थ्योरी। तो इसका कंप्लीट क्लास इस वीडियो में। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ब्रिटिश दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर पंचपदीय 5 स्टेप्स थ्योरी अधिक मनोवैज्ञानिक एवं उपयोगी है। तो हर्बर्ट ने जो स्पेशली थ्योरी दी है, जिसको हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी विधि या तो फिर हर्बर्ट स्पेंसर 5 स्टेप मेथड भी बोला जाता है, और ये आज की मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा प्रणाली में एक अधिक उपयोगी मेथड है। 27 अप्रैल 1820 को डर्बी यानी इंग्लैंड में जन्मे हर्बर्ट को उनके शिष्यों ने अरस्तु के समकक्ष दर्जे का दार्शनिक भी माना है। शिक्षण के कार्य को योजनाबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियों का सहारा लिया जाता है। इसका एक अन्य फायदा यह भी है कि इससे शिक्षण प्रक्रिया सुरुचिपूर्ण एवं प्राप्य मान अधिक रहता है। हर्बर्ट महोदय द्वारा प्रस्तुत पाठ योजना को शिक्षण इतिहास की प्राचीनतम विधियों में से एक माना जाता है। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो हो रही है, आप लोग जहाँ से शिक्षा प्राप्त की है, तो इन सभी शिक्षण प्रणाली में जो हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी विधि है, इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो चलिए इसका कंप्लीट दिखाते हैं, आप लोगों को जानकारी बताते हैं कि ये जो पंचपदी विधि है 5 स्टेप मेथड, तो इसमें क्या क्या रहता है। हर्बर्ट महोदय द्वारा प्रस्तुत पाठ योजना को शिक्षण इतिहास की सबसे प्राचीनतम विधियों में से एक माना जाता है। इस विधि के जनक शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ही थे। अधिगम अर्थात लर्निंग के संबंध में हर्बर्ट महाशय का मानना था कि बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सूचनाओं को निरंतर ग्रहण करता रहता है। यदि उसे नवीन ज्ञान छोटे छोटे टुकड़ों में दिया जाए तथा नवीन ज्ञान को पूर्ण ज्ञान से संबंधित कर प्रस्तुत किया जाए, तो यह अधिगम में सुगमता और शीघ्र ग्रहणता को जन्म देता है। हर्बर्ट स्पेंसर के 5 पदी प्रणाली में क्या क्या अब आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन ये है, आपका जो मीनिंग वगैरह लिखने के लिए आएगा, तो इतना सारा आप लोगों को पॉइंट वगैरह लिखना है। बाकी जो मेन चीज़ है, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने जो 5 स्टेप मेथड दिया है, उस मेथड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो आपको पॉइंट याद रखना है। बाकी चीज़ आपको हम समझाएंगे, यहाँ पे क्लास देंगे, तो इसको आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो 5 स्टेप मेथड दिया है, उसमें पहला है प्रस्तावना, सेकंड है प्रस्तुतिकरण, तो इनको कॉपी में नोट कर लीजिए। तीसरा है तुलना का सहयोग, चौथा है सामान्यीकरण, पांचवा है प्रयोग। अब क्या क्या है, चलिए एक एक करके इसका एक्सप्लेन करते हैं।
पॉइंट नंबर 1, प्रस्तावना। तो हर्बर्ट स्पेंसर की तरफ से जो पहला इस स्टेप दिया गया है वो है प्रस्तावना। वर्तमान पाठ को पढ़ाने के लिए छात्रों को मानसिक तैयारी करना इस चरण के अंतर्गत है। प्रस्तावना में अध्यापक 2 या 3 प्रश्नों के द्वारा छात्रों से उत्तर लेकर यह निकलवाने का प्रयास करता है कि आज कक्षा में उसे क्या पढ़ाया जाने वाला है। प्रसंग का ज्ञान कराकर वस्तुतः छात्र के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबंध कराने का प्रयास ही प्रस्तावना में किया जाता है। पाठ की सफलता बहुत हद तक एक अच्छी प्रस्तावना पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले जो हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी है उसका पहला जो है नाम है उसका है प्रस्तावना। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी एक शिक्षक जब क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो वो करते क्या है, कोई 2 या 3 सवाल लेते हैं और उन सवालों के माध्यम से बच्चों में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है कि बच्चों को इसका नॉलेज है कि नहीं है, और इस तरह से बच्चों के पूर्व ज्ञान और जो नवीन ज्ञान दिया जाएगा उसके बीच क्या संबंध आ रहा है उस चीज़ को बोला गया यहाँ पे प्रस्तावना में। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर का पहला स्टेप है। हर्बर्ट स्पेंसर ने दूसरा स्टेप बताया क्या करना है क्लास में। पहला स्टेप ये बताया कि पहले प्रस्तावना करना है, दूसरा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, इसको अगर मोटे तौर पे बताया जाए तो देखिए, एक टीचर जब क्लास में गए तो क्लास में जाने के बाद सबसे पहले वो क्या करेंगे, क्या कुछ क्वेश्चन रखेंगे और उन क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों में पूर्व ज्ञान की जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर जो नए ज्ञान देंगे, नवीन ज्ञान प्रदान करेंगे, उसके साथ संबंधों को दर्शाएंगे और फिर उसके बाद जो स्टार्ट होगा वो है पढ़ाने का तरीका। अब कौन कौन सा चीज़ पढ़ाएगा, इसी चीज़ को बोला गया है प्रस्तुतिकरण, यानी किस तरह से टीचर पढ़ाए गए जो पाठ को पढ़ाना है उसको किस तरह से प्रस्तुत कर रहा है। तो संपूर्ण पाठ को 2 या 3 खंडों में विभाजित किया जाता है और छात्रों के सामने ऐसे प्रस्तुत किया जाता है जिससे समग्र पाठ्य सामग्री उनकी समझ में आ जाए। इसे पाठ का प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक के द्वारा किया गया आदर्श वाचन, छात्रों का अनुकरण वाचन, काठिन्य निवारण एवं केंद्रीय बोध के प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा, तुलना का सहयोग। अब तीसरा पॉइंट क्या है, उन्होंने बताया तुलना का सहयोग। छात्रों के पूर्व संचित ज्ञान एवं वर्तमान नवीन ज्ञान की तुलना की जाती है तथा अन्य विषयों के ज्ञान का स्थानांतरण भी किया जाता है। भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का निवारण, व्याख्या, शंका समाधान आदि की अपेक्षा अधिक शिक्षक छात्रों से करते हैं, छात्रों को रहती है, शिक्षक से छात्रों को रहती है। योग्य शिक्षक उपयुक्त उदाहरण दृष्टांत से विषय को सरल सुबोध बनाकर प्रस्तुत करता है। यानी हर्बर्ट स्पेंसर का जो तीसरा है वो है तुलना। तुलना मतलब जैसे एक टीचर गए क्लास में तो सबसे पहले पूर्व ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त किए, फिर बच्चों को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से नए ज्ञान प्रदान किए। तो दोनों का तुलना किया जाता है और तुलना करने के बाद आगे जो है बच्चों के लिए क्या बेहतर होगा, बच्चा कितना सीखा, इस चीज़ को जो है तुलना की जाती है। फिर चौथा स्टेप उन्होंने बताया सामान्यीकरण का। सामान्यीकरण मतलब तो हर्बर्ट स्पेंसर का जो चौथा नियम है सामान्यीकरण, इसमें होता क्या है, विद्यार्थी संचित ज्ञान के आधार पर सामान्य बातों को समझकर उसका सामान्यीकरण करते हैं। जैसे गद्य शिक्षक में इस स्तर पर पुनरावृत्ति के प्रश्न, जबकि कविता शिक्षण में भाव साम्य की कविताएं देकर सामान्यीकरण किया जाता है। अपने पूर्व संचित ज्ञान की प्रस्तुत पाठ से तुलना कर विद्यार्थी सामान्य सिद्धांतों का पता लगाते हैं। व्याकरण के पाठों में सामान्यीकरण विशेष लाभदायी होता है। तो सामान्यीकरण मतलब जैसे एक टीचर क्लास में जाकर गद्य शिक्षक यानी कहानी पढ़ाए, तो कहानी पढ़ाने के बाद बच्चों में होता क्या है कि वो कुछ क्वेश्चन करते हैं उसी कहानी से रिलेटेड, या फिर उसी कहानी को दोहरा भी सकते हैं। ठीक है, अगर उस बच्चे को बोला जाए कि आओ कोई एक ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे किसी को बुला लेंगे और बोलेंगे आप इस कहानी को दोहराओ, तो होता क्या है कि बच्चा जो है उस कहानी को दोहराने की कोशिश करता है, उस कहानी को फिर बोलने की कोशिश करता है। तो इस तरह से सामान्यीकरण की जाती है। उसी तरफ से कभी अगर टीचर कोई कविता पढ़ाए तो अगर किसी बच्चों को उठाया जाए और बोलेगा कि आप कविता सुनाओ, तो उसी कविता को सुनाने की अगर बोलेगा तो बच्चा क्या करता है, उस कविता को सुनाने की कोशिश करता है या उस कविता को सुनाते हैं। तो इस तरह का चीज़ सामान्यीकरण कहलाता है। और पांचवा उन्होंने स्टेप बताया थ्योरी। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में आप सभी जानते हैं ये सारा जो है पॉइंट आप लोग भी करते हैं। जैसे आप लोग को स्कूल दिया होगा वहाँ पे लेसन प्लान करने के लिए, और जो आप टीचिंग करने गए थे तो इसी तरह का चीज़ आपको वहाँ पे किया गया।
आप भी किए हैं। उसके बाद है पांचवा है हर्बर्ट स्पेंसर का, वो है प्रयोग। सीखे हुए नवीन ज्ञान से निर्मित सामान्य बनाकर विद्यार्थियों से उनका प्रयोग भी कराया जाता है। इसके लिए विद्यार्थियों को कार्य या गृह कार्य लिखित रूप में करके लाने को कहा जाता है। पढ़ाए गए विषय को विद्यार्थी ने किस सीमा तक समझा है, इसका मूल्यांकन भी इस सोपान में किया जाता है। हर्बर्ट विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इससे शिक्षण में क्रमबद्धता रहती है। भाषा शिक्षक में ये सोपान अत्यंत लाभप्रद होते हैं। विज्ञान शिक्षण के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी। अब इसके कुछ गुण और दोष भी देख लेते हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर की जो आप लोगों को 5 स्टेप मेथड बताए, इसमें आप लोग समझ गए कितना ये आज के जो मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम है ये लागू है। लेकिन इसके कुछ गुण और दोष भी है। क्या क्या गुण है? हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी प्रणाली के गुण। हर्बर्ट स्पेंसर पंचपद प्रणाली पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इस प्रणाली में पूर्व ज्ञान के आधार पर ही बालकों को नवीन ज्ञान देने की बात कही गई है। बालकों में इस विधि के कारण नवीन रुचियाँ होती है, अभिरुचियाँ होती है और इनका विकास भी होती है और उनके चरित्र निर्माण में भी सहायक होती है। पॉइंट नंबर 2, इसका गुण। पंचपदी प्रणाली में व्यवस्थित शिक्षण की व्यवस्था है। एक के बाद एक 5 सोपानों से होकर गुजरते हुए शिक्षण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिससे जहां एक और शिक्षक का कार्य सुगम हो जाती है तो दूसरी ओर छात्रों को सीखने में सरलता होती है और वे व्यवस्थित ढंग से नवीन ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं। और अगर मोटे तौर पर बताया जाए तो पंचपदी जो प्रणाली है लेसन प्लान की जो है प्रणाली ये है। लेसन प्लान में आप लोग जानते हैं पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान दी जाती है, प्रस्तुतिकरण की जाती है, उसका सामान्यीकरण की जाती है और लास्ट में उसका प्रयोग भी करने की जाती है। तो लेसन प्लान का ही इसमें बहुत सारा चीज़ आ जाता है। तो लेसन प्लान का ही इसमें अगर आपको आंसर अगर आपको लिखना है तो उस हिसाब से आपको लिखना है। तीसरा, पंचपदी प्रणाली में आगमन और निगमन शिक्षण विधियों का प्रयोग समन्वय किया गया है, यानी दोनों विधियों का यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके पढ़ाया जाता है। इसके प्रथम 4 सोपानों में आगमन विधि का प्रयोग किया गया, जबकि आखिरी सोपान में निगमन विधि का प्रयोग किया गया। हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली के अंतिम सोपान में अनेक प्रश्न पूछकर बालकों के ज्ञान की जांच की जाती है, जिससे बालक अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना सीखते हैं। लेसन प्लान में होता है क्या, लास्ट में बहुत सारे सवाल पूछा जाता है, उन सवालों का आंसर बच्चे देते हैं। तो इसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान की और जो है यहाँ पे जांच की जाती है। और 5वां इसका गुण है कि पंचपदी प्रणाली में संपूर्ण जो ज्ञान है उसको एक इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है। अतः नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के साथ ही सभी विषयों में समन्वय स्थापित होता है। अब इस हर्बर्ट की जितनी सारी विशेषताएं हैं सब हम आपको बता दिए। अब बताएंगे इसके दोष। तो ये जो हर्बर्ट स्पेंसर की 5 स्टेप मेथड है, पंचपदी प्रणाली है, इसके दोष भी है। जैसे हर्बर्ट महोदय की पंचपदी प्रणाली ज्ञानात्मक पाठों के लिए तो लाभप्रद है, लेकिन रस, अनुभूति तथा कौशल पाठों के लिए इस प्रणाली का कोई लाभ नहीं है। जैसे अब कक्षा में जो क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसमें कौशल विकास और जो रस होती है वो उस तरह की चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगा। दूसरा, सामान्यीकरण पंचपद प्रणाली का चौथा महत्वपूर्ण सोपान है, लेकिन भाषा, भूगोल, इतिहास और संगीत जैसे विषयों के शिक्षण करते समय सामान्यीकरण की आवश्यकता ही नहीं होती। अतः इन विषयों के लिए पंचपद प्रणाली का कोई महत्व नहीं है। उसके बाद आगे, पंचपदी प्रणाली के 5 सोपानों में एक तार्किक क्रम विद्यमान है। शिक्षक इन क्रमों के अनुसार शिक्षण कार्य संपन्न करता है। अतः यह प्रणाली शिक्षक की स्वतंत्रता का हनन करती है। शिक्षक के अपने स्वतंत्र विचारों का इस प्रणाली में कोई महत्व नहीं है। उसके बाद यह प्रणाली पूर्णतः एक यांत्रिक शिक्षण विधि है, जिससे शिक्षक की स्वतंत्रता तथा मौलिकता में कमी आती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मापन और मूल्यांकन। तो इसका आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पे क्लास देंगे और डिटेल्स में समझा देंगे। आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो आधुनिक युग में हमारे जीवन में मापन का महत्वपूर्ण स्थान है। तो मापन एवं मूल्यांकन यानी मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन दोनों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति का जीवन मापदंड द्वारा मापा जाता है। जन्म के समय नवजात शिशु के स्वास्थ्य का मापन करने के लिए उसके शारीरिक भार को मापा जाता है। अगर कोई नवजात शिशु का जन्म होता है तो सबसे पहले उसको भार को मापा जाता है
और ये देखा जाता है कि शिशु का भार जो है एक औसत भार जो होती है वो उसके बराबर है या नहीं। उसकी शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उसके भोजन की मात्रा निर्धारित की जाती है। विभिन्न विज्ञानों के विषय में विकास में मापन विधियों का योग रहा है। बालक की शिक्षा योजना बनाते समय उसके मानसिक स्तर और क्षमताओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। उनके सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षिक उपलब्धि एवं व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का मापन एवं मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। मापन की सहायता से बालक में उन गुणों का विकास संभव है जो उसे अपने स्वयं के और समाज के कल्याण में सहायक हो। वास्तव में मापन से अभिप्राय मात्रात्मक मूल्य से होते हैं। इसमें वस्तु, घटना, निरीक्षण तथा सामान्य व्यवहार का वर्णन अंकों द्वारा करते हैं। अब आता है मापन की कुछ परिभाषा। तो यहाँ पे कम से कम आपको 2 परिभाषा याद रखना है। जैसे स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। और यहाँ पे गिलफर्ड वाला याद इसको जो है आप लोग बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। गिलफर्ड का क्या कहना है? मापन वस्तुओं या घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया है। शैक्षिक मापन के कुछ स्तर है, जैसे शाब्दिक या नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर। तो अगला है मूल्यांकन। ठीक है, मापन के बारे में ये कुछ परिभाषा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दिए। अब देखिए इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन एक व्यापक पद है, यानी बहुत बड़ा शब्द है अपने आप में, जिसमें मापन के अतिरिक्त अनेक विधियों से एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। मापन में क्या है, इसमें सिर्फ मात्रात्मक होती है, लेकिन मूल्यांकन मात्रात्मक तो होती है, साथ ही साथ और भी कई आंकड़े को इकट्ठा करके ये मूल्यांकन निकाला जाता है। छात्रों के व्यवहारों का शिक्षण के उद्देश्य के संदर्भ में औचित्य या मूल्य निर्धारण किया जाता है, जिसका प्रयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सदैव चलता रहता है। मूल्यांकन एक ऐसी सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में निम्नलिखित 3 बातें शामिल की गई हैं। शैक्षिक उद्देश्य, ठीक है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सीखने का अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस, और व्यवहार परिवर्तन यानी चेंज इन बिहेवियर। तो ये 3 मुख्य बातों को ध्यान में रखा जाता है और मूल्यांकन निकाला जाता है। शैक्षिक उद्देश्य, सीखने का अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। मूल्यांकन की कुछ डेफिनेशन है, इसमें आपको 2 डेफिनेशन दे रहा है, दोनों को ध्यान में रखना है आप लोगों को और जानना है। मूल्यांकन की 2 डेफिनेशन, एक एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का क्या कहना मूल्यांकन को लेकर? मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कक्षा के लक्ष्य कहाँ तक पूर्ण किए गए हैं। दूसरा है राय स्टोन के अनुसार मूल्यांकन में व्यक्तित्व के सामान्य परिवर्तन एवं शैक्षणिक कार्यक्रम के उद्देश्यों पर बल दिया जाता है, जिसमें पाठ्य वस्तु के साथ रुचि, अभिरुचि, मनोवृत्ति, आदर्श, चिंतन, कार्य, स्वभाव आदि भी शामिल होते हैं। तो ये है दोनों का आप लोगों को क्लास दे दिए। क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए कि मापन और मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, तो ये सारा पॉइंट आपको उसका डेफिनेशन और उसकी जितनी सारे आपको मीनिंग सब बता दिए। अब क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि ये जो मापन और मूल्यांकन जो अभी आप लोगों को समझाए कि मापन और मूल्यांकन का महत्व क्या है, तो क्या लिखना है? तो इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। तो आपको सबसे पहले जब मापन और मूल्यांकन का क्लास दिए उसी में बता दिए कि मापन और मूल्यांकन का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला, मापन तथा मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मापन तथा मूल्यांकन से शिक्षा विद्वान, प्रशासक, अध्यापक, छात्र और अभिभावक शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा को जान सकते हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि मापन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो इसको यही आंसर वही होगा जो आपका अगर आवश्यकता पूछेगा फिर भी। ठीक, मापन तथा मूल्यांकन शिक्षा की प्रभावशीलता को इंगित करता है। मापन तथा मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। इससे छात्रों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, सहायक सामग्री आदि में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। यह कक्षा शिक्षा में सुधार लाता है और अध्यापक को अपनी कमी का ज्ञात भी करवाते हैं, जिससे शिक्षण उद्देश्यों को प्रभावशाली बनाया जा सकता है।
इससे छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं आदि की जांच का ज्ञान संभव है। इससे छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। इससे विभिन्न कार्यक्रमों की उपयोगिता का ज्ञान भी दिया जा सकता है। अगला है, कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि जो शैक्षिक मापन है और ये मूल्यांकन है, इसका उद्देश्य क्या है। महत्व तो बता दिया आप लोगों को, अब उद्देश्य है उसको क्या क्या लिखना है। ऐसा कौन कौन सा काम करते हैं मापन और मूल्यांकन, जो इसका बहुत ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस भी होता है। पहला, मापन तथा मूल्यांकन के उद्देश्य नंबर 1, छात्रों की वृद्धि तथा विकास में सहायता करना। छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना। तीसरा, छात्रों के वृद्धि तथा विकास में उत्पन्न अवरोधों को जानना। चौथा, छात्रों की शैक्षिक प्रगति के बाधक तत्वों को जानना। पांचवा, छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना और अधिगम प्रभावशाली बनाना। छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी होना। पॉइंट नंबर 7, शिक्षकों की शिक्षण उद्देश्य की प्रभावशीलता को ज्ञात करना। 8 नंबर, पाठ्यक्रम और सिलेबस में सुधार के लिए आधार तैयार करना और छात्रों का विभिन्न दृश्यों से चयन करना। पॉइंट नंबर 9, विद्यालयों के कक्षा शिक्षण में सुधार लाना और कक्षा उन्नति एवं विभिन्न कार्यक्रम के लिए शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र देना। उसके बाद लास्ट है, छात्रों में प्रतियोगिता की भावना को विकसित करना और शैक्षिक निर्देशन के लिए आधार तैयार करना। तो ये 10 महत्वपूर्ण उद्देश्य। अब आप लोगों को पूरा क्लास दे दिया गया है मापन और मूल्यांकन का। बाकी इसका अगर अंतर पूछ सकता है तो आप लोगों को जो चीज़ बता दिए उसी को जो है अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आप लोग कर लीजिएगा, जैसे पॉइंट नंबर 1 और 2। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 और 4 स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। जिनको ये चीज़ दोनों समझ में आ गया है वो इसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिएगा, दोनों का अंतर। ठीक है, चलिए ये रहा कंप्लीट। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।